हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे एमसीक्यू सीरीज़। पहले हमने इससे पहले करी थी पावर सिस्टम पे, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी भी जाकर देख सकते हैं चैनल पे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी एमसीक्यू सीरीज़ हमने आरएसएम एसएसबी के जेई के लिए स्पेशली की हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा नेटवर्क सर्किट या फिर सर्किट एलिमेंट्स की बात करें अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए नेटवर्क मेड अप ऑफ लीनियर रजिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्सेज, वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर डबल्ड देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज। क्या कह रहे हैं कि एक नेटवर्क है अपने पास, उसके अंदर क्या है, अपने पास लीनियर रजिस्टर्स हैं और आइडियल वोल्टेज सोर्सेज है। ठीक है, अगर क्या करेंगे अपन, जितने भी रजिस्टर्स अपने पास कनेक्टेड हैं उन सबकी वैल्यूज को अगर डबल कर दिया जाए तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शंस में दे रखे हैं डबल्ड, हार्ड, डिक्रीज 4 टाइम्स, नॉट चेंज्ड। तो इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी रजिस्टर्स आपके दे रखे हैं, अगर उन सारे रजिस्टर्स को डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे, कितना भी कर देंगे, और वोल्टेज सोर्स जो है अपना आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो उसके अंदर क्या होगा कि करंट्स जो है अपने आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे वो रजिस्टर्स को डबल करेंगे तो करंट भी उसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। और वोल्टेज ड्रॉप है वी क्या होता है, इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो जैसे ही करंट वोल्ट रजिस्टर के हिसाब से चेंज होंगी तो वोल्टेज आपका फिक्स रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो पहले वैल्यू थी उतनी ही रहेगी अगर सारे रजिस्टेंसेज को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जो इतने भी सर्किट्स के अंदर अपने चैप्टर्स होते हैं उन सब से क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। आगे भी एमसीक्यू सीरीज करते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यू पैटर्न पे बेसिस हैं, जिस तरह के पैटर्न्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं अभी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरएसएम एसएसबी जेई के लिए, तो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी, लेंथ एल, कंज्यूम्स ए पावर ऑफ डब्ल्यू व्हेन ए करंट आई फ्लोज थ्रू इट, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इफ डी इज डबल्ड, एल इज हार्ड एंड करंट इज ट्रिपल। तो ये सारे लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इजीली, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि अपने पास डायमीटर दे रखा डी कंडक्टर का, लेंथ एल है और पावर कितना कंज्यूम करता है डब्लू जब करंट आई फ्लो करते हैं। अब क्या होगा कि डी को डबल कर दिया जाए, एल को हाफ कर दिया जाए और करंट को ट्रिपल कर दिया जाए तो पावर क्या हो जाएगी। तो पावर क्या होती है आपकी, आई स्क्वायर इंटू आर करके लिखते हैं। अब आई को तो क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो 3i क्या हो गया, 3i का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और आर आपका क्या होता है, रो एल बाई ए, तो रो आपका वैसा का वैसा रहेगा। एल को क्या कर दिया है, एल बाई 2 कर दिया है आपका। ठीक है, एल को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। और अपॉन में ए जो लिखते थे अपन, ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। आर को क्या कर दिया, डी को डबल कर दिया, मतलब आर भी डबल हो गया है, तो 2r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, तो 9/8। ठीक है, तो प्रीवियस में जो डब्लू पावर आ रही थी आपकी 9/8 डब्लू, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि इसको इतना कर दिया गया, उसको इतना कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए सिंगल फेज एसी वोल्टेज सोर्स 200 वोल्ट RMS एंड द सिस्टम कनेक्टेड कंज्यूम्स एन एक्टिव पावर ऑफ 300 वोट। क्या दे रखा है, एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है जिसकी वैल्यू है आपकी 200 वोल्ट RMS वैल्यू है, जो कितनी पावर कंज्यूम करता है, 300 वोट। वॉट इज द रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम इफ 2.5 एम्पियर RMS करंट इज ड्रॉन। करंट कितनी ड्रॉ कर रहे हैं, 2.5 RMS, तो पूछ रहे रिएक्टिव पावर कितनी है। तो पहले अपनी क्या है, एक्टिव पावर दे रखी है, P इक्वल टू क्या होता है अपना, वी आई इंटू कोस फाई होता है, सिंगल फेज में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वी दे रखा है 200 वोट, करंट आपका दे रखा है 2.5, दोनों RMS में दे रखे हैं, RMS वैल्यू लेनी होती है। और कोस फाई यहाँ से अपन निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रिएक्टिव पावर के लिए अपन को साइन फाई की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे पावर आपकी दे रखी है 300 वोट। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं 3/5 करके 0.6 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे साइन कोस फाई की वैल्यू 0.6 है तो साइन फाइव की कितनी हो जाती है, 0.8 हो जाती है। और इस तरह से आप रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, वी आई इंटू साइन फाई करके निकाल सकते हैं। तो ये भी जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ सीरीज आरसी सर्किट द पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर इज। क्या पूछ रहे हैं, सीरीज आरसी सर्किट है आपका, उसके अंदर क्या पूछ रहे हैं, पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर पूछा जा रहा है आपको, कि मैक्सिमम पावर जब डिलीवर कर रहे होंगे
तो पावर फैक्टर आपका क्या होगा। तो आरसी सर्किट के अंदर अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है तो आपका एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री लेना पड़ेगा आपको, ये वाला, ठीक है। 45 डिग्री अगर लेंगे तो cos 45 आपको पता है कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 0.1/√2 होता है, 0.707। और अगर 0.707 इसकी वैल्यू है, ऑप्शंस में क्या दे रखा है, लैग और लीड करके दे रखा है। तो आरसी सर्किट है आपके पास, कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है आपका, लीडिंग होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.707, ठीक है। पी क्यू एंड एस का जो ग्राफ होगा उसके अंदर मैक्सिमम पावर अगर डिलीवर करेंगे तो 45 डिग्री एंगल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। द पावर कंज्यूम्ड बाई ए कोयल इज 300 वोट व्हेन कनेक्टेड टू अ 30 वोल्ट डीसी सोर्स, ठीक है, एंड 108 वोट व्हेन कनेक्टेड टू अ 30 वोल्ट एसी सोर्स। द रिएक्टेंस ऑफ द कोयल इज, ठीक है। एक कोयल दे रखी है जिसके अंदर अगर 30 वोल्ट डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो 300 वोट पावर कंज्यूम करता है, और अगर 30 वोल्ट एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो 108 पावर कंज्यूम करता है। तो पूछ रहे रिएक्टेंस क्या होगा। तो पहले अपन क्या देख लेते हैं, कोयल है आपकी, ये हो जाएगी आपकी कोयल है, और यहाँ पे आपका डीसी सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, 30 वोल्ट। अब ये आर है आपका और ये एल है। तो करंट पावर क्या होती है आपकी, पी I²R होती है ना, I²R, या फिर V²/R भी लिख सकते हैं आप, V²/R। तो वोल्टेज आपका दे रखा है डायरेक्टली 30 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा आपका 30² इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 300 वोट आ रहा है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इक्वल टू 300 करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब एसी सोर्स पूछ रहे हैं तो यही एसी सोर्स यहाँ पे इसको जो है एसी बना दीजिए, ये जो भी आपका आता है इस तरह का साइन, एसी सोर्स आ रहा है आपका, तो आर की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। वोल्टेज आपका दे रखा 30 वोल्ट एसी सोर्स है, तो आपका इंडक्टेंस पूछा है कि रिएक्टेंस ऑफ द कोयल क्या होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर से आप पावर निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका I²R या V²R करके किसी से भी निकाल सकते हैं आप। तो आई क्या होगा, पहले तो V/Z करके आई निकालेंगे ना, करंट यहाँ से निकालेंगे V/Z, तो V आपका दे रखा 30, तो V²/Z क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो आर यहाँ से आप निकालेंगे, और यहाँ पे आपको दे रखा 108 वोट। तो यहाँ से आर आपने निकाल लिया है, जो डीसी सोर्स से निकाला था उस आर को यहाँ पे पुट कर दे, यहाँ पे पुट कर दे, तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि पहले डीसी सोर्स दे दिया है तो डीसी सोर्स में आप कैसे भी निकाल सकते हैं, I²R V²/R करके, जो भी है आपको पावर जब निकालते हैं तो आर ही कंज्यूम कर रहा है आपकी पावर, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं डीसी के केस में। और अगर एसी के केस की बात करें तो आपको जेड लेना पड़ेगा उसके अंदर, तो वहाँ से आपकी एक्सएल की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहला दे रखा है एसेसन, दूसरा दे रखा है रीजन दे रखा है, ठीक है। फैक्ट और उसका रीजन क्या है, द करंट इज इन ए कॉन्स्टेंट इंडक्टिव सिस्टम डजंट चेंज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। रीजन दे रखा है इन कॉन्स्टेंट इंडक्टर सिस्टम द फ्लक्स लिंकेज इज कंजर्व्ड इनिशियली। तो पहला आपका देखिए फैक्ट के अंदर क्या है कि करंट जो है कांस्टेंट इंडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करनी है। तो ये आपको पता है कि इंडक्टर जो होता है सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करता है, कैपेसिटर जो होता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, तो ये तो करेक्ट है। आर दे रखा है आपका इन कॉन्स्टेंट इंडक्टिव सिस्टम द फ्लक्स लिंकेज इज कंजर्व्ड इनिशियली, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्लक्स लिंकेज को कंजर्व नहीं किया जाता है। करंट अपनी इंस्टेंटेनियसली चेंज क्यों नहीं होती है, क्योंकि अपना क्या होता है V इक्वल टू क्या होता है LdI/dt, ठीक है। इंडक्टर के केस में अगर आपकी करंट इंस्टेंटेनियसली एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जंप करेगी तो आपका वोल्टेज की वैल्यू जो है इनफाइनाइट जाने के चांसेस रहते हैं, और इसी तरह से पावर की वैल्यू भी इनफाइनाइट जाने के चांसेस रहते हैं। तो इनको रोकने के लिए ही इस तरह का सिस्टम है कि आपका जो इंडक्टर होता है उसके अंदर सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करता है, नहीं तो वोल्टेज इनफाइनाइट हो जाएगा उसके अक्रॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द रेस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स्ड सिस्टम टू a unit ramp excitation is t plus e to the power minus t, इट्स स्टेप रेस्पॉन्स विल भी, क्या दे रखा है, इनिशियली रिलैक्स सिस्टम है, मतलब सारी जो इनिशियल कंडीशन है वो जीरो हैं। यूनिट रैम्प एक्साइटेशन अगर देते हैं तो उसका रेस्पॉन्स क्या आता है, t प्लस ई टू द पावर माइनस टी। अगर स्टेप रेस्पॉन्स निकालना होता है तो आपको पता है d/dt ऑफ यूनिट रेस्पॉन्स कर देते हैं अपन, ठीक है। तो इसको कर लीजिए t प्लस
ई टू द पावर माइनस टी। इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको पता है कि आपका पैराबोलिक रेस्पॉन्स का डेरिवेटिव लेंगे तो यूनिट रैम्प रेस्पॉन्स आएगा, यूनिट रैम्प का लेंगे तो स्टेप रेस्पॉन्स आएगा, और स्टेप रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए सीरीज आरएलसी सर्किट इज स्विच ऑन स्टेप वोल्टेज वी एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसको स्विच ऑन करते हैं स्टेप वोल्टेज वी एट टी इक्वल टू 0 पे। व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ द करंट इन द सर्किट रेस्पेक्टिवली। एक सीरीज आरएलसी सर्किट है आपका, ठीक है, ये आपका वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे। इसको अपन क्या कर रहे हैं इनिशियली स्टेप वोल्टेज वी एट टी इक्वल टू 0, ये आपका स्टेप वोल्टेज है टी डी सी जो भी है आपका। तो पूछ रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या होंगी करंट की। तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू के केस के अंदर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की क्या पोजीशन रहती है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू के ऊपर टी इक्वल टू 0 पे जब स्टार्ट करते हैं तो इंडक्टर आपका ओपन सर्किट होता है, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी आपकी। फाइनल वैल्यू के ऊपर क्या करते हैं आप टी इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी के ऊपर कैपेसिटेंस जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है आपका, तो फिर से ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है करंट इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों 0 रहेंगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर जब इनिशियल और फाइनल वैल्यू डालते हैं तो वो ओपन सर्किट बिहेव करते हैं या शॉर्ट सर्किट बिहेव करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ए कोइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इंडक्टेंस 0.8 हेनरी इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट डीसी सप्लाई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 0 इज। क्या दे रखा है, एक कोयल दे रखी है आपकी जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और इंडक्टेंस क्या है 0.8 हेनरी। ठीक है, ये आपका 20 ओम हो गया, ये 0.8 हेनरी हो गया। कनेक्टेड टू है डीसी सप्लाई दे रखी है आपकी 200 वोल्ट। ठीक है, पूछ रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 0 प्लस। अब इसमें इक्वेशन लगाई है आपके, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है आपकी 200 इक्वल टू 20 आई प्लस 0.8 डी आई बाई डी टी हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है एट टी इक्वल टू 0 प्लस पे, तो डी आई बाई डी टी निकालना है आपको। ठीक है, डी आई बाई डी टी निकालना है यहाँ पे टी इक्वल टू 0 प्लस, तो टी इक्वल टू 0 प्लस करेंगे तो करंट आपको पता है इनिशियली 0 रहेगी क्योंकि इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से डी आई बाई डी टी निकाल सकते हैं 200 अपॉन 0.8 करके, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ एफ टी इक्वल टू 15 माइनस 10 टी माइनस 10 ई टू द पावर माइनस 200 टी आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, जितने भी जेईई की एग्जाम्स होती है एक क्वेश्चन ज़रूर होता है इनिशियल या फाइनल वैल्यू का। तो इनिशियल वैल्यू आपको पता है टी टेंस टू 0 पे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू जो है आपकी टी टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालेंगे, तो ये तो काफ़ी इजीली है, तो आप निकाल सकते हैं। ये आपकी हो जाएगी 15 माइनस 10 करके निकालेंगे आप। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 टी है तो वो तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस क्या है 10 ई टू दी पावर है माइनस 0 तो 0 1 हो जाएगा वो। ठीक है, 15 माइनस 10 5 आ जाएगा आपका। टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 15 रहेगा, 15 माइनस इन्फिनिटी रहेगा और ये ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा, तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टी अगर टाइम डोमेन के अंदर दे रखा है आपका तो इनिशियल वैल्यू होती है टी टेंस टू 0 पे, फाइनल वैल्यू होती है टी टेंस टू इन्फिनिटी। वही अगर बात करें अपन एस डोमेन की, तो एस डोमेन में एस टेंस टू इन्फिनिटी पे इनिशियल वैल्यू आएगी, एस टेंस टू 0 पे फाइनल वैल्यू आएगी, दोनों में से किसी पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए वोल्टेज सोर्स हैविंग एन इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ 8 + 6 j ohms सप्लाइज पावर टू अ रेजिस्टिव लोड। What should be the load resistance for maximum power transferred to it। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए अगर लोड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोड
अगर टोटल लोड की बात करते हैं तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है तो 8 - j6 हो जाता। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या आता है आपका R² प्लस एक्सएल या जो भी एक्सी दे रखा है आपका उसका स्क्वायर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में 8² प्लस 6² क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 ohms। मैक्सिमम पावर के केस में पता होता है आपको सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब नहीं लोड रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है अगर सिर्फ आर दे रखा है तो आर को इस तरह से निकालते हैं आप अंडर रूट लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर भी वही दे रखा है, फैक्ट दे रखा है, रीजन दे रखा है। इफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ अ सर्किट इज नोन इट्स नॉर्टन इक्विवेलेंट इज ऑल्सो नोन। रीजन दे रखा है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। तो पहला क्या है आपका, जब थेवेनिन इक्विवेलेंट पता होता है आपको क्या होता है वीटीएच होता है और ये आरटीएच होता है और ये आरएल होता है आपका, और इसके अंदर से करंट आईटीएस फ्लो होती है आपकी। और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में क्या होता है आपका वीटीएस होता है, इसके पैरेलल में आरटीएच होता है, ये आपका आरएल होता है और करंट फ्लो होती है आपकी आई एन। ठीक है, ये वी एन हो जाएगा, वी एन आर एन और आई एन। तो अगर बात करें अपन थेवेनिन इक्विवेलेंट अपन को पता होता है तो उसी से अपन क्या निकालते हैं आर टी एच इक्वल टू आर एन मानते हैं, और आई एन दे रखा है तो उससे अपन वी टी एस निकाल सकते हैं। अगर वी टी एस दे रखा है तो आई एन निकाल सकते हैं। तो दोनों नेटवर्क एक दूसरे को देखकर फाइंड कर सकते हैं। रीजन दे रखा है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं होते, ये एक दूसरे के डुअल होते हैं। डुअल का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। जैसे इसमें सीरीज सर्किट होता है तो इसके अंदर पैरेलल सर्किट होता है, वोल्टेज होता है तो इसमें करंट होता है, इस तरह से। तो ये डुअलिटी है ना कि रेसिप्रोकल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन ए सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू लोड द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज। ठीक है, सोर्स का अगर है मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है लोड को, इसका मतलब क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो लोड के केस में, इसके केस में क्या हो जाएगा आपका सोर्स रेजिस्टेंस होता है जो लोड रेजिस्टेंस जो होता है आपका वो इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस के होता है। मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहे हैं ना लोड को, तो जितनी पावर ये लेगा उतनी पावर ये लेगा। इसका मतलब एब्जॉर्ब तो कितनी कर रहा है ये VTH² 4 RTH करके कर रहा है, लोड तो इतनी कर रहा है ना, लेकिन डिलीवर कितनी करेगा, इसको भी चाहिए इसको भी चाहिए, मतलब ट्वाइस करेगा। तो जब ये केस हो जाएगा तो आपका 1/2 हो जाएगी एफिशिएंसी 50%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस के रीजन आपको पता होना चाहिए, क्यों होता है किस लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप फीडिंग द नेटवर्क इज शोन है, ये इट्स नहीं, इज शोन इन द फिगर बिलो। द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क विल हैव VTH एंड RTH। एक नेटवर्क दे रखा है एन दे रखा है आपका, जिसका एक VI करेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखे हैं, जो भी दे रखे हैं यहाँ पे। वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, वोल्टेज 0 है तो करंट दे रखी है आपकी, करंट 0 है तो वोल्टेज दे रखा है आपका। पूछ रहे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना है, VTH और RTH निकालने। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब VTH निकालते हैं तो आपकी आई करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, करंट 0 करते हैं ना उसी एलिमेंट के अंदर, ओपन सर्किट करके निकालते हैं VTH अपन। और इसी तरह से अगर IN की बात करें तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट करके निकालते हैं तो वोल्टेज 0 हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब VTH निकालना है तो करंट 0 होगी आपकी, करंट 0 के ऊपर वोल्टेज कितना दे रखा है 25 वोल्ट दे रखा, तो इसका मतलब VTH तो हो गया आपका 25 वोल्ट। अब क्या निकालेंगे, RTH निकालना है, उसके लिए करंट चाहिए अपन को, तो करंट कहाँ से निकालेंगे, IN निकालेंगे। अब IN के लिए क्या होता है, वोल्टेज 0 होता है, तो वोल्टेज 0 पे करंट की वैल्यू कितनी है, -5 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, लेकिन अपनी करंट जो होती है नॉर्टन सर्किट के अंदर ये -5 एम्पियर है, लेकिन करंट जो है उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो हम नेगेटिव करके निकालते हैं, तो यहाँ से IN क्या हो जाएगी आपकी 5 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो VTH आ गया आपका 25 वोल्ट, I आ गया 5 एम्पियर, तो R निकाल सकते हैं VTH/ITH, तो 25/5 करके तो 5 वैल्यू आ जाएगी इसकी आपकी। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 वोल्ट एंड 5 ohms। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि VTH और RTH कैसे निकालना है। करंट निकालते हैं तो वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज निकालते हैं तो करंट कितनी होती है।
क्वेश्चन नंबर 15 है एज शोन इन द फिगर 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स दैट हैज ए लोड लाइन V प्लस I इक्वल टू 100 द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज। क्या दे रखा है आपको, फिगर दे रखा है जिसके अंदर रेजिस्टेंस 1 ओम कनेक्टेड है यहाँ पे आपका, ठीक है। सोर्स दे रखा है जिसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, V प्लस आई इक्वल टू 100, ठीक है। V प्लस आई इक्वल टू 100 है और आपका यहाँ पे वोल्टेज है, सोर्स का करंट जा रही है और रेजिस्टेंस जा रहा है, तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपकी। अब एक तो आपकी यही इक्वेशन हो गई, V प्लस आई इक्वल टू 100 दे रखा है आपको। दूसरी यहाँ से निकाल सकते हैं V इक्वल टू 1 इंटू आई हो गया, तो मतलब V इक्वल टू क्या है यहाँ पे I है, तो आप V इक्वल टू आई रख दीजिए, तो 2I इक्वल टू 100 हो गया। तो यहाँ से I निकाल सकते हैं 50 एम्पियर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी RLC सीरीज सर्किट ड्रोज मैक्सिमम करंट ड्यू टू द रीजन दैट। जो सीरीज RLC सीरीज सर्किट जो होता है, जब रेजोनेंस क्रिएट होता है, रेजोनेंस जब अकर होता है उस टाइम पे क्या करते हैं, जो सर्किट जो होता है मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रहा होता है, रेजिस्टेंस जो है आपका, इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम होता है, किसके इक्वल होता है, Z इक्वल टू R होता है, ठीक है। मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम ड्रॉ कर रहा होता है, तो वो किस रीजन की वजह से कर रहा होता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 0, द इम्पीडेंस इज मोर देन रेजिस्टेंस, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल्स द अप्लाइड वोल्टेज, तो ये गलत है, नहीं होता। द पावर फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, ये भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 0, रेजोनेंस के टाइम पे XL इक्वल टू XC होता है ना आपका, तो यही दे रखा है, XL माइनस XC इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 फॉर सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट व्हाट इज द टोटल रिएक्टेंस एट द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। टोटल रिएक्टेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो क्या होता है आपका, Z इक्वल टू R होता है, एक आपकी होती है लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लोअर हाफ होती है, एक अपर हाफ होती है, तो दोनों के ऊपर आपका रिएक्टेंस क्या क्या होगा, मतलब इम्पीडेंस जो है, टोटल रिएक्टेंस क्या होगा RLC सर्किट की बात करें तो लोअर हाफ के ऊपर, मतलब रेजोनेंस के टाइम पे Z इक्वल टू R होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो Z हमेशा R से ज़्यादा ही होता है, ठीक है, तो Z ग्रेटर देन R होता है, तो इसका मतलब R से तो ज़्यादा होगी आपकी वैल्यू। अब बात करते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आपका कौन सा ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है, कैपेसिटिव जो होता है वो ज़्यादा मैटर करता है लोअर हाफ के ऊपर। अपर हाफ की बात करते हैं तो इंडक्टर जो है आपका L वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो अगर कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा होता है तो एंगल क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा -45 डिग्री, और अगर इंडक्टर होता है तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब +45 डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोअर हाफ के केस में। और अगर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 रेजोनेंस के बारे में अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं या जो भी टॉपिक समझने हैं, फैक्ट्स समझने हैं, तो मैंने रेजोनेंस के नाम से पैरेलल एंड सीरीज रेजोनेंस का एक पूरा वीडियो बनाकर डाला हुआ है, तो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। नेटवर्क थ्योरी या नेटवर्क एनालिसिस नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके देख सकते हैं, वो मैं इसके अंदर भी ऐड कर दूंगी, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप रेजोनेंस के बारे में, जितने भी सीरीज पैरेलल रेजोनेंस, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्राफ है, वो सारे के सारे वहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो पूरा वीडियो देखकर आप पूरा रेजोनेंस जो है एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 इन अ सीरीज RLC सर्किट द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अकर्स एट ए फ्रीक्वेंसी। सीरीज RLC सर्किट के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होता है, और कितना होता है, VC इक्वल टू Q इंटू VS होता है, ठीक है। और ऐसा ही उसके ऊपर होता है, ये साइन अलग अलग होते हैं VL और VS के, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये भी सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ ए हाई Q पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज लोडेड देन। क्या कह रहे हैं कि एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है जिसका Q हाई है, उसको लोड कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, द सर्किट इम्पीडेंस रिड्यूसेस, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस, द बैंडविड्थ रिड्यूसेस, ऑप्शन डी है बोथ A एंड C।
तो हाई क्यू की बात अगर अपन करते हैं तो सर्किट का इम्पीडेंस जो है वो क्यू पे डिपेंड करता है आपका। बी दे रखा है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा आर की बात करें या फिर एफ आर की बात करें वो क्या होती है 1/2π√L/C होती है। तो एल और सी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, उसके ऊपर क्यू के ऊपर डिपेंड करती नहीं है, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं आपका। सी दे रखा बैंडविड्थ रिड्यूसेस, तो बैंडविड्थ रिड्यूस होती है क्यों, क्योंकि बैंडविड्थ जो है आपकी किसके प्रोपोर्शनल में होती है 1/Q होती है, ठीक है। तो अगर क्यू को बढ़ा देंगे तो बैंडविड्थ आपकी रिड्यूस हो जाएगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फॉर एन RLC सीरीज सर्किट इन रेजोनेंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। RLC सीरीज सर्किट जो होता है आपका रेजोनेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है द करंट इज मैक्सिमम, तो ये तो होती है, रेजोनेंस के टाइम पे करंट मैक्सिमम होती है क्योंकि इम्पीडेंस जो है आपका मिनिमम होता है आर के इक्वल। बी दे रखा द वोल्टेज फेजर अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर अनइक्वल, तो ये भी सही है, दोनों अनइक्वल नहीं, करेक्ट नहीं है, तो ये तो करेक्ट है कि अनइक्वल होते हैं। सी दे रखा द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, तो ये भी सही है क्योंकि V = IR होता है, करंट मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी अक्रॉस रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ऑप्शन डी दे रखा है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। कौन सा करेक्ट नहीं है, तो मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल होते हैं लेकिन इनके फेजर जो है वो अनइक्वल नहीं होते, मतलब फेजर की लेंथ जो है वो तो इक्वल ही होती है क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं है आपका, अनइक्वल नहीं होता, ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। पूछ रहा है कि नोट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होते हैं, फेजर आपके जो है क्या होते हैं, अनइक्वल नहीं होते ना, लेंथ तो सेम ही होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है सीरीज रेजोनेंस या पैरेलल रेजोनेंस के अंदर तो वीडियो देख सकते हैं आप, उसके ऊपर सारे तरह के क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला क्यू है, बैंडविड्थ है, सब कुछ वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन है, इतने ही। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी, या फिर इलेक्ट्रिक क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन में डाउट हो या किसी एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो, तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।